हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने बेसिकली बात की थी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की थी और ग्राफिकल एनालिसिस की थी। हम लोगों ने डिफरेंट वेरियस टाइप्स के ग्राफ बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वो एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो अगर अभी आप तक आपने एक भी लेक्चर वो नहीं देखा है तो आपने सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसको कवर करना है। उसकी ग्राफिकल एनालिसिस किस तरह से मैंने बताई थी, किस तरह से डिफरेंट ग्राफ्स बनेंगे, उनको आपने बनाना है, ठीक है। जब वो बन जाएंगे उसके बाद तब ये लेक्चर आप कंटिन्यू करो, तब आपको समझ आएगा। तो अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर। तो लॉज की जब हम बात करेंगे तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में सबसे पहले हमारी कहानी स्टार्ट होगी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ही। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि जो फोटो करंट था हमारा वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं था। तो यही लॉ बन गया। सबसे पहला लॉ क्या था, for a particular frequency, for a particular frequency, for a particular frequency, the photocurrent is directly proportional to the intensity of the light, पहला समझ आ गया लॉ। दूसरा लॉ क्या था, दूसरा हमने देखा था कि भाई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी एग्जिस्ट करती है, उससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहे थे। तो यही बन गया फॉर एवरी metal there exists a minimum frequency, minimum frequency of light below which photoelectric emission is not possible. Photoelectric emission is not possible. Clear है? Below which photoelectric emission is not possible. Clear? And that frequency is known as, this frequency is called threshold frequency. And for each threshold frequency उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक मैक्सिमम वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रही होगी। वो मैक्सिमम वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। उस मैक्सिमम वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लॉ था वो क्या था, उसमें हमने देखा कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही थी, फोटॉन्स की एनर्जी पर डिपेंड कर रही थी। मींस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी उस पर डिपेंड कर रही थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the frequency of light. उससे कम अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है उसकी लाइट,
तो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, साथ के साथ उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो सीधी सीधी किस पर डिपेंड हो गई, ये डिपेंड होगी हमारी कंप्लीटली किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कौन, काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ पॉइंट क्या देखा कि ये जो प्रोसेस था, ये जो इंटरेक्शन था, ये हमारा कंप्लीटली इलास्टिक इंटरेक्शन था। मींस द काइनेटिक एनर्जी हम ये लिख सकते हैं, द इंटरेक्शन ऑफ photons with metal is elastic. This collision is elastic. It means momentum as well as energy is conserved. This interaction is completely elastic. And fifth law यहाँ पर बनाया गया कि जो हमारा टाइम लग रहा था एनर्जी को आने में, आई मीन फोटोन को आने में और इलेक्ट्रॉन को निकलने में, ये टाइम बहुत कम था, ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड। सो दैट इज वाई वी कैन से दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस, इज कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस, so it takes around we can say 10 raised to power minus 9 second. So this process is completely spontaneous. Clear है? And so these 5 basically laws of photoelectric emission are important. ये 5 लॉज आपने ढंग से करने हैं, ठीक है। ये लॉज हमने कहाँ से बनाए, ये कुछ याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक स्टडी को आपने समझना है। और अगर आप ढंग से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन समझ गए, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया था, उस लास्ट लेक्चर को अगर आपने ढंग से देख लिया तो ये आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे लॉज क्या हैं, वो सारे आराम से समझ में आ जाएंगे, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक पर। ये जो न्यू टॉपिक है ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, इसको हमें डिटेल में समझना है और फिर इसी से हम लोग जो लॉज हमने पढ़े हैं इनको भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहीं से आएंगे सारे, तो आपने समझना है। तो आइंस्टीन जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, दिस इज सपोज मेटल सरफेस, अगर इस मेटल सरफेस पर हमने कोई फोटॉन्स इंसिडेंट कराए, कोई भी एक फोटोन या कोई भी 2, 4, 6, 10 फोटॉन्स इंसिडेंट कराए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है हमें, 6 पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि ईच फोटॉन एमिट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच फोटॉन कैन एमिट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होगा, या तो एमिट ही नहीं होगा अगर वो फ्रीक्वेंसी से कम है, और अगर एक फ्रीक्वेंसी जो है हमारी फोटोन की वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो भी एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है फोटोन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और बाकी की एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास चली जाए तो वो दूसरा वाला भी एमिट हो जाए या तीसरा वाला और एमिट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो 1 फोटोन कैन एमिट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एनर्जी ज़्यादा है फोटोन के पास तो वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उससे। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, यहाँ पर हमने मान लो फोटॉन्स इंसिडेंट कराए, तो आइंस्टीन ने कहा कि ये एनर्जी जो फोटोन हमने यहाँ इंसिडेंट कराई ये 2 जगह जाएगी। नंबर 1 तो वर्क फंक्शन में यूज होगी। भाई वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएगा, ये मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एमिट कराएगी। और दूसरा कहाँ जाएगी ये एनर्जी, दूसरा जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो
इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एनर्जी हमारी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ जी, तो अगर इन्होंने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रिक फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। अगर ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू का फोटोन है तो उसकी एनर्जी होगी एच न्यू। ये वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी जाएगी, तो वर्क फंक्शन को अगर हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमने पढ़ा है एच न्यू नॉट होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, अगर हमने इसको के मैक्स लिख दिया, मैक्सिमम ही होगी, तो ये हम सीधा सीधा हाफ एम बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया तो उसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट वेरियस टाइप की फॉर्म्स होंगी, वो हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी नॉट, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आती है एग्जाम में। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल, अभी पीछे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना बंद हो जाते हैं, मींस फोटो करंट जीरो हो जाता है, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर देता है, जहां जो काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देता है, मींस वो उसकी एनर्जी रिवर्स एनर्जी हम दे देते हैं, नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को यूजिंग दैट पोटेंशियल। क्लियर, तो इन्होंने कहा कि भाई ये एनर्जी अगर एच आ रही है तो इसका मतलब कि ई जो है हमारी, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये हमारी एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये किसके इक्वल होनी चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के इक्वल। इट मींस यहां हम रख सकते हैं एच न्यू, और ये हो जाएगा के मैक्स हमारा, और ये हो गया हमारा एच न्यू नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटॉन्स की, ये क्या आएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर है, ये हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट होंगे किसमें से, मेटल सरफेस में से। अच्छा, न्यू इज इक्वल्स टू आप जानते हो क्या लिख सकते हैं हम, सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है, और न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा नॉट लिखा जा सकता है। तो अगर हम ये लिखेंगे तो यहाँ पर देखो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या बनेगी इक्वेशन, के मैक्स इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये बन गई मेरी इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। इसको भी हम के की जगह हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, इज इक्वल्स टू एच सी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। और ये हमारी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्लियर, ये आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये भी हमारी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर आप एक और फॉर्म दे सकते हो, ई वी नॉट, वी नॉट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ये भी हमारी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक हो जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट यहाँ क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ बता देता हूँ मैं क्या क्या है। वेयर दिस वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, and C is speed of light, speed of light। H आप जानते हो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन और इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट light, and lambda naught threshold wavelength, threshold wavelength। ठीक है, ये होगी लैम्डा नॉट। तो ये हमारे एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको समझ आ गए। ऐसे इधर हमारी ये फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन।
तो ये हमारी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इन्होंने क्या किया, एनर्जी ऑफ फोटोन ली। ये एनर्जी जब हमारी किसी मेटल सरफेस पर गिरेगी तो दो जगह खर्च होगी, दो जगह डिवाइड होगी, एक वर्क फंक्शन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब ये दो जगह डिवाइड होगी तो क्या होगा, ये एनर्जी हमारी बेसिकली लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, दोनों का सम। जब दोनों का सम लिखेंगे तो यहाँ से पूरा का पूरा प्रोसेस आपके सामने है। क्लियर है, ये आ गया समझ। तो ये हमारा हो गया वर्क फंक्शन। और अच्छा, ये वाली इक्वेशन होगी हमारी, जो लास्ट वाली इक्वेशन, ये हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के भी बराबर हो जाती है। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी आएगी, आई मीन EV नॉट, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला W, ये कहाँ से आया वो भी समझ लो। W=QV एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, पोटेंशियल की टर्म में। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालते थे, वो वर्क जो निकालते थे, तो Q यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन E, और V हो गया पोटेंशियल, कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो उसके बराबर नेगेटिव, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर नेगेटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये इक्वल है, तो इसलिए मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी की जगह EV नॉट भी रख दिया। तो यहाँ से आप डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स करोगे। यहाँ मे भी आपसे V नॉट पूछे, मे भी आपसे लैम्डा पूछे, लैम्डा नॉट पूछे, या कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बट यहाँ कंडीशन ये है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए कि हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें कि जो हमने अभी देखा कि ½ जो हमारा आया है, ये बेसिकली क्या था, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ½ (mv²) = h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आप देखो यहाँ से वो फोटो इलेक्ट्रिक लॉज क्लियर हो जाएंगे जो हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे लॉज हमने पढ़े थे कि अगर हमारी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट कराते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जरा ध्यान से देखो कि अगर हमारी न्यू जो है वो न्यू नॉट से कम हो गई तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मैथमेटिकली भी ये समझ आ रहा है आपको कि जो एनर्जी है हमारी, आई मीन जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की, वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं चलेगा। दूसरा लॉ भी यहाँ से समझ आ रहा है आपको कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो सीधा सीधा आप देख पा रहे हो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। काइनेटिक एनर्जी सीधी सीधी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। क्लियर, ये समझ आ गया। तीसरा, ये प्रोसेस आप देख पा रहे हो पूरा की पूरी एनर्जी कंजर्व है, यहाँ मोमेंटम भी कंजर्व है, ठीक है। तो इंस्टेंट, ये हमारा बेसिकली इलास्टिक कोलिजन है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, टाइम नहीं लग रहा है, राइट। दोनों में गैप नहीं है, टाइम गैप नहीं है इंसिडेंट और एमिशन में, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको समझ आ रहा है कि बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी आप देखो, इसमें इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। इट मीन्स जो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, वो इंटेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं है। मीन्स हमारी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं है। क्लियर, तो ये भी यहाँ से समझ आ गया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है हमें। कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्लॉट करते हैं किसका, ये पूछ लेता वेलोसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट बताओ। वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करके दिखाओ। तो ये प्लॉट हमारा कैसा आएगा वो देखते हैं जरा। किसका किसका प्लॉट करना है हमें, वेलोसिटी वर्सेस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये एग्जाम में आ रही तो इसका प्लॉट भी, वेलोसिटी क्या है v, फ्रीक्वेंसी हमारी ये है न्यू, तो ये v² है, ये न्यू है, तो ये लीनियर नहीं रहेगा, ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरह का प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये किसका, ये वेलोसिटी है v और ये फ्रीक्वेंसी है।
तो अगर इस तरह का एग्जाम में आता है वेलोसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी, उसका अगर ग्राफ पूछता है तो आप आराम से इस तरह का ग्राफ बनाओगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन नॉट लीनियरली, ये नॉन लीनियरली बढ़ेगी। लीनियर चेंज नहीं आएगा, नॉन लीनियर चेंज आएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या चेंज आएगा, नॉन लीनियर चेंज आएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, वेलोसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो ये हम लोगों ने बेसिकली इस पूरे के पूरे लेक्चर में क्या समझा, इस लेक्चर में हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़े और साथ के साथ हम लोगों ने आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इस इक्वेशन से रिलेटेड, इससे या फिर यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ के साथ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।